But right now, Narendra Modi addressing BJP workers in Kolkata. Let's listen in. सरकार को हर पल अपने किए हुए कामों का हिसाब देना पड़ता है। मित्रों, क्या कारण है कि इतने कम समय में दिल्ली में बैठी हुई सरकार के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई? मीडिया के मित्रों ने दिल्ली की सरकार को कोई कम मदद नहीं की है। जितना बचा सकते हैं बचाया, जितनी मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। इस देश के अंदर एक शासन के पास हमेशा जुड़ जाने वाला वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस सरकार की इज्जत को बचाने के लिए? ढेर सारी कोशिशें की है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, हिंदुस्तान के जन जन के मन में ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार के प्रति नफरत क्यों है? इतना आक्रोश क्यों है? मित्रों, मैं राजनीति में तो बड़ी देर से आया, लेकिन सालों तक जिंदगी सांस्कृतिक सामाजिक कामों में लगाई थी, राजनीति में नहीं था। लेकिन अभ्यास करने का स्वभाव था, देखता था। मित्रों, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में कहता हूं कि दिल्ली के तख्त पर आजादी के बाद शायद ये पहली सरकार ऐसी है जिसके प्रति इतनी भयंकर घृणा और नफरत का माहौल है। मित्रों, कभी राजी नाराजी शासन के प्रति होना एक बात है, कभी किसी एक छोटी सी घटना पर गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन नफरत, घृणा, अविश्वास, ये स्थिति इसके पहले इस देश में कभी नहीं आई थी जो आज आई है। और इसके लिए संपूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और कांग्रेस पार्टी इस हद तक अपने स्वार्थ को लेकर के आगे बढ़ रही है कि कुछ भी बुरा हो जाए, और मान लीजिए वो बुरा नॉन यूपीए स्टेट में हुआ, उछल उछल करके उस राज्य को बदनाम करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। और अगर यूपीए स्टेट में कहीं हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ तो बेशर्मी के साथ सारे पाप अपने साथी पक्षों के सर पे डाल देते हैं। बड़ी चतुराई है उनकी। जैसे उनका तो कोई गुनाह ही नहीं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, उनका कोई दायित्व नहीं। क्या भाइयों बहनों, हम लोगों के रहते हुए ऐसी कांग्रेस पार्टी इस देश में रहनी चाहिए? सत्ता के गलियारों में उसको प्रवेश मिलना चाहिए, देश का शासन करने का अवसर मिलना चाहिए। क्या उसको धरती पर से उखाड़ फेंकना हमारा कर्तव्य नहीं है? भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर कौन सत्ता पे आए कौन ना आए इसके लिए नहीं, लेकिन देश को बर्बादी से बचाने के लिए इस देश को कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने का सपना हम सबको स्वीकार करना है।
भाइयों बहनों, क्या कारण है? चारों तरफ जब भी विकास की चर्चा होती है तो गुजरात का जिक्र होता है। क्या कारण? जो लोग गुजरात को प्रेम करते हैं, जो गुजरात के प्रति नाराजगी जिनके दिल में नहीं है, वे लोग क्या कहते हैं? देखो गुजरात में ऐसा हुआ, देखो गुजरात ने क्या किया। और जिनको गुजरात पसंद नहीं है, वे क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए इसमें हम गुजरात से भी आगे हैं। यानी पसंद है तो भी ना पैरामीटर गुजरात है, अगर पसंद नहीं है तो भी पैरामीटर गुजरात है। अच्छा किया तो कहना पड़ता है गुजरात से अच्छा किया, बुरा किया तो हिसाब लगता है अभी गुजरात को तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों को निमंत्रण देता हूं, और बंगाल की धरती तो विद्वान लोगों की धरती है, और सच्चाई और ईमानदारी के साथ लिखने का साहस रखने वाले लोग आज भी बंगाल की धरती में है। क्या समय की मांग नहीं है? स्थितियों का तकाजा नहीं है कि हम इस देश की राजनीतिक गतिविधियों के मॉडल का अध्ययन करें? अब कोई चीज छिपी हुई नहीं है। इस देश ने करीब करीब 50 साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन देख लिया है। इस देश ने केरल, बंगाल और त्रिपुरा में कम्युनिस्टों का शासन देख लिया है। इस देश ने परिवार द्वारा चल रही पार्टियों का शासन देख लिया है। इस देश ने प्रादेशिक पक्षों के द्वारा चल रही सरकारें देख ली। इस देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देखी। एक प्रकार से पिछले 60 वर्ष में 5 अलग अलग प्रकार की सरकारों के मॉडल इस देश में कार्यरत रहे हैं, और उन सभी सरकारों का उत्तम से उत्तम समय कौन सा हो उठा लिया जाए। 50-100 पैरामीटर तय किए जाए, और किस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया, जनता की भलाई के लिए क्या काम किया, विकास के लिए क्या काम किया, शुचिता की दृष्टि से क्या काम किया, समाज का विश्वास पाने की दिशा में क्या काम किया। अलग अलग मानदंड लेकर के उसको तय किया जाए और फिर लेखा जोखा लिया जाए। इस सच्चे अर्थ में देश की भलाई के लिए काम करने वाली कौन सी सरकारें हैं, सामान्य मानवी की भलाई के लिए काम करने वाली कौन सी सरकारें हैं, इसका लेखा जोखा हो जाएगा। और मित्रों, मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, जिस दिन इस 5 प्रकार की सरकारों के मॉडल का इवोल्यूशन होगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तम से उत्तम परफॉर्मर के रूप में देश के सामने आएगी। आप मुझे बताएंगे मित्रों, इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में राज किया, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही दल का शासन था, विरोध पक्ष तो था ही नहीं। 5-15 लोग आकर मिलकर मुश्किल से जीत करके आते थे। वो दिन थे जब मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था, वो दिन था जब जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था, वो दिन थे
जब एनजीओ की भरमार नहीं थी, वो दिन थे जब पीआईएल करने की और कोर्ट में जाकर के तूफान खड़े करने की परंपरा नहीं थी। पूरी तरह 3 दशक ऐसे गए हैं कि जिसमें कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं था। सब कुछ वो जो करे वो आखिरी, ऐसा माहौल था। इतना अच्छा अवसर मिलने के बाद भी, इतनी सुविधा रहने के बाद भी, रुकावटों का नामो निशान न होने के बावजूद भी, क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी इस देश को कुछ नहीं दे पाई? और आज हम लोग अगर सत्ता में है तो कभी सीबीआई आकर के धमकती है। कोई हफ्ता ऐसा नहीं हुआ कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चली ना गई हो। मीडिया के मित्रों के माध्यम से कोई हमला न हुआ हो, एनजीओ ने कोई तूफान खड़ा न किया हो, विपक्ष काम को रोकने के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ हो। इतने विरोध अवरोध के बीच, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल की सरकार हो, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार हो, चाहे कर्नाटक में सेक्टर की सरकार हो, चाहे गोवा में मनोहर पर्रिकर जी की सरकार हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकारें चलाने का अवसर मिला है, एक भी सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई गंभीर आरोप नहीं लगे। उन सरकारों के कार्यकाल को देखा जाए, जनता की भलाई के उत्तम से उत्तम निर्णय किए हैं और उत्तम से उत्तम प्रकार से उन्होंने डिलीवरी देकर के दिखाया है। कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, बंगाल को बताने की जरूरत नहीं, क्या हालत कर दी, तबाह कर दिया इस प्रदेश को, बर्बाद कर दिया। केरल को क्या दिया उन्होंने? चुनाव जीतने के नए नए तौर तरीके खोजने में ही वो 5 साल लगे रहते हैं। पूरी शक्ति सरकारी अधिकारियों के अपॉइंटमेंट तक, चुनाव जीतने के लिए काम कौन आएगा उसी एक लेकर के चलते रहे हैं। अपने विरोधियों को प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, उनको जिंदगी से हाथ धोना पड़े, सार्वजनिक जीवन छोड़ना पड़े, यहां तक उन पर जुल्म करना, यही काम इन लोगों ने किए। और उसके बावजूद भी जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की कोई परिणाम नजर नहीं आता है। मित्रों, ये मजदूरों की भलाई का नाम देकर के सरकारें चलाने वाले लोग, मैं उनको पूछना चाहता हूं। अभी अभी भारत सरकार का एक रिपोर्ट आया है। वो रिपोर्ट ये कह रहा है पूरे हिंदुस्तान में कम से कम नौजवान बेरोजगार कहीं है तो उस राज्य का नाम गुजरात। और जहां ये यूपीए वाली सरकारें हैं, जहां कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां सबसे अधिक नौजवान बेरोजगार हैं। क्या दिया आपने? और इसलिए भाइयों बहनों, हम अध्ययन करके बारीकियों की जानकारियों के साथ देश की युवा पीढ़ी को, देश के नागरिकों को प्रशिक्षित करने का हमारा दायित्व है।
भले हम छोटे होंगे, भले आज बंगाल में हमारी उपस्थिति कम होगी, लेकिन हमने जो रास्ता चुना है उस रास्ते ने कई राज्यों का भला किया है। बंगाल का भी भला हम कर सकते हैं। ये बात जनता के विश्वास में हम पैदा कर सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी में अभी विवाद चल रहा है। एक पावर सेंटर हो कि दो पावर सेंटर। मुझे समझ नहीं आता है इस विवाद में से हम क्या समझे। आप मुझे बताइए मित्रों, कितने पावर सेंटर बाद की बात है, कहीं पावर नजर आ रहा है? पावर हो तो फिर कितने सेंटर हो बाद में चर्चा करें, पावर ही नजर नहीं आ रहा है। और सिर्फ बैटरी बदलने से गाड़ी चलने वाली नहीं है। मित्र, आप यही बंगाल में 100 कार्यकर्ताओं को मिलिए कांग्रेस के। यहां हमारे पत्रकार मित्रों से एक छोटा सा प्रार्थना करके आज जाना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि बंगाल के पत्रकार मेरे प्रति बहुत ही प्रेम रखते हैं, तो जरूर मेरा एक काम करेंगे और जरूर मेरा एक काम करेंगे। आप 100 कांग्रेस के मित्रों का एक सहज रूप से इंटरव्यू लीजिए, छोटा मोटा कोई भी काम, एक सवाल पूछिए, उसको पूछिए देश का नेता कौन है। मैं कांग्रेस के लोगों का इंटरव्यू करने के लिए कह रहा हूं। मित्रों, आप देखना 100 में से एक भी व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं बोले। जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री को नेता मानने को तैयार न हो, जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री को देश का नेता मानने को तैयार न हो, पार्टी का नेता मानने को तैयार नहीं हो, वो प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? उनकी पार्टी उनको स्वीकार नहीं कर रही है। आप पूछ लीजिए, मैं और मुझे विश्वास है बंगाल के पत्रकारों की ईमानदारी पर वो जरूर जाएंगे और पूछ करके आएंगे और अखबार में छापेंगे भी। क्या हालत करके रखी है। कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा जहां पर कांग्रेस के मित्र विश्वास से कह सके कि हमने ये काम किया। ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, एक नेता तो जहां भी जाते हैं वो कहते हैं हमने मोबाइल दिया। आप में से सबके पास मोबाइल है ना? है ना? आपको किसी ने गिफ्ट में दिया था? सीधा बैंक में ट्रांसफर होकर के आया था? अपनी जेब के पैसों से लाए हो ना? फिर भी बताइए कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि मोबाइल फोन हमने दिया। ये कैसे? हम इनकी हिम्मत देखिए और ये देश देखिए, तो उनको सवाल नहीं पूछ रहा है कि भैया तुम कैसे कह रहे हो कि मोबाइल फोन हमने दिया। एक बार मेरे यहां चुनाव में उनके नेताजी आए और उन्होंने भाषण किया कि देखिए आपके जेब में जो मोबाइल फोन है वो हमने दिया है। तो उसके बाद मेरा भी एक जगह पे भाषण था
मैंने कहा मोबाइल दिया न दिया वो तो भगवान जाने, लेकिन चार्जर का क्या? बिजली तो है नहीं, वो चार्ज कहां करवाएगा? पहले बिजली तो दो। मित्रों, क्या ये कैसे देश चला रहे हैं आप देखिए। और उनको लगता है कि तिजोरी लुटा दो, इसका मतलब है आर्थिक प्रगति की ओर जाना। यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, आपके पास 5,000 रुपया है तो 5,000 रुपये से 3 दिन में बढ़िया बढ़िया मिष्टी दही ले आए, रसगुल्ले ले आए, संदेश ले आए और 5,000 रुपये उड़ा दिया। और मुझे बताइए कि आपके 5,000 रुपये का सही मैनेजमेंट है क्या? पेट भरा, मीठा लगा, अच्छा लगा, लेकिन सही मैनेजमेंट है क्या? लेकिन कोई और व्यक्ति 5,000 रुपये में से 7,000 कैसे हो, 10,000 कैसे हो, 10,000 में से 2,000 को अच्छे काम के लिए खर्च करें, फिर 5,000 के 8,000 हो, फिर उसमें से 3,000 खर्च करें, इसको करें, उसको आयोजन कहते हैं कि नहीं कहते? मित्रों, दिल्ली की सरकार उड़ाने में लगी हुई है और रुपये आपके जा रहे हैं, आपके जा रहे हैं। ये जनता जनार्दन के पैसों को उड़ा रहे हैं लोग, और जनता कब तक चुप रहेगी? अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंदुस्तान की जनता ने दिन रात मेहनत कर जो टैक्स चुकाए हैं, उन टैक्स के पैसों को राष्ट्र के विकास में उपयोग करने के बजाय अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए खर्च किया जा रहा है, और ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है। कभी कभी कहते हैं कि हमने आरटीआई का कानून दिया। अभी 4 दिन पहले मैंने पढ़ा, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में किसी नागरिक ने चिट्ठी लिख करके जानकारी मांगी, इस देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय से जानकारी देने से मना कर दिया गया। और अगर आप मना करते हो तो आरटीआई के नाम पर गीत गाने का अधिकार किसने दिया है? आप जानकारी तो देते नहीं हो, और अगर जानकारी आप देते नहीं हो तो जानकारी देने के कानून के नाम पर आप रोजी रोटी कमाने निकले हो। भाइयों बहनों, आज देश की हालत ऐसी है। मैं कल दिल्ली में एक सेमिनार में था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो मैंने काफी देर तक अपना भाषण सुनाया और बोलते बोलते मुझे विचार आया कि दिल्ली में से बोलने से क्या मतलब है। मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा भाई एक तो विषय है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन आज तो देश में नो गवर्नमेंट नो गवर्नेंस, तो उसका क्या करें? सरकार की अनुभूति नहीं हो रही है मित्रों, न कोई अच्छी खबर आती है, न कोई सुनवाई की व्यवस्था है। मैं कभी कभी कांग्रेस के मित्रों को पूछता हूं, मैंने कहा हफ्ता हो गया यार, बाकी सब छोड़ो, पिछले 1 साल में 10 अच्छे काम किए हो देश के लिए, जरा बता दो मुझे। अच्छे अच्छे कांग्रेस के मित्र बता नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा तिजोरी हमने कैसे लुटाई उसकी गिनती करते हैं। भाइयों बहनों, अगर यही स्थिति होती तो क्या होगा? आप देखिए मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम का कौभांड हुआ।
दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सरकार कोई थी तो दिल्ली में थी। सबसे बड़ी सरकार थी तो दिल्ली में थी। ऊपर नीचे जितनी सरकारों के लेयर हैं सारी की सारी उनकी सरकारें थी। सब कुछ उनका होने के बाद भी सारी दुनिया में हमारी नाक कट गई और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर अरबों खरबों रुपयों का भ्रष्टाचार हो गया। और उसके बावजूद भी उनका कोई दायित्व ही नहीं। जैसे रेनकोट पहन करके बाथरूम में नहा रहे हो। मैं हैरान हूं मित्रों। और देश के पंडितों से मैं पूछ रहा हूं, इनको कैसे माफ किया जा सकता है? कैसे उनके पापों को स्वीकार किया जा सकता है? मित्रों, इस देश के अंदर इन दिनों चर्चा चल रही है, ग्रोथ रेट डाउन हो गया, ग्रोथ रेट डाउन हो गया। डाउन क्यों हो गया भाई? आखिर का विकास दर चाहिए तो आपको आर्थिक गतिविधि चाहिए, कृषि में काम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में काम होना चाहिए, सर्विस सेक्टर में काम होना चाहिए। लेकिन अगर कारखाने कैसे चलेंगे भाई? अगर बिजली नहीं है तो कारखाने कैसे चलेंगे? कारखाने नहीं चलेंगे तो नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? कारखाने नहीं चलेंगे तो इकोनॉमी कैसे मोबिलाइज होगी? मोमेंटम कहां से आएगा? और कारखाने चल क्यों नहीं रहे? तो कहे बिजली नहीं है। तो बिजली क्यों नहीं है? क्या बिजली के कारखाने नहीं है क्या? बिजली के कारखाने हैं, अरबों खरबों रुपया लग चुके हैं, कारखाने खड़े पड़े हैं, लेकिन बिजली पैदा नहीं करते। तो बिजली पैदा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? तो कोयला खदान में है। खदान में क्यों है? तो अभी हमने पॉलिसी डिसाइड नहीं की। कितने साल हुए? 3 साल हुए। कब करोगे? 14 तक तो रहने वाले नहीं हो। आप मुझे बताइए मित्रों, सारी जिम्मेवारियां उनकी है कि नहीं है? आज देश में एक तरफ अंधेरा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, बिजली के कारण कारखाने बंद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखने वाले कारखाने फ्यूल के अभाव में बंद पड़े हुए हैं। कौन जिम्मेवार? जिसका पैसा लगना था लग गए, कारखाने खड़े हो गए। कोयला नहीं है, उस कोयला न होने के कारण ये हालत होती। और मित्रों, हिंदुस्तान की सरकार की हालत देखिए। हमारे अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देश जहां पर कोयले की खदान है, जब हिंदुस्तान में कोयला बंद हो गया ना और कोयले की कोई परमिशन नहीं मिल रही है, तो व्यापारियों ने तय किया भाई चलो इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अलग छोटे मोटे देशों से कोयला लाएंगे, अफ्रीकन कंट्री से कोयला लाएंगे। भारत सरकार की इस पॉलिसी पैरालिसिस के कारण उन देशों को पता चल गया कि हिंदुस्तान में बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, उनको कोयले की जरूरत है और हिंदुस्तान की सरकार कोयला दे नहीं पाएगी। रातों रात उन्होंने दाम बढ़ा दिए। और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार छोटे छोटे देशों पर भी दबाव नहीं पैदा कर सकती कि आपने जो सौदा किया था उस दाम से आपको कोयला देना पड़ेगा। हिंदुस्तान को कोयला देने से आप मुकर नहीं सकते हैं। मित्रों, इतना कहने की ताकत ये दिल्ली की सरकार में नहीं। हर छोटा मोटा देश दबा देता है। बोलो, मैं हैरान हूं जी। और ऐसा होते क्यों है? क्या उनके पार्टनर के कारण हो रहा है? उनके जो साथी दल है उनके कारण हो रहा है क्या? कांग्रेस जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए हो रहा है। दुनिया आपको इसलिए सुनती नहीं है क्योंकि खुद कांग्रेस का मंत्री विदेश मंत्री हो और
के अंदर जब भाषण करने के लिए खड़ा होता है और किसी दूसरे देश का कागज पढ़ने लग जाता है, तो पूरे विश्व को लगता है यार तो सब सब तो गए पीछे लोग हैं भाई, ये सब गौन केस है, फाइल कर दो। मित्र, ये हालत हिंदुस्तान की कभी कभी मित्र विश्व के नक्शे पर ये देश की इतनी बेइज्जती कभी नहीं, जितनी बेइज्जती इस सरकार के कारण। सारी दुनिया में नाम अपना खराब होता चला जाए, विश्व में कोई हम पर विश्वास नहीं करता है। आपने अच्छा व्यापार हो, आपकी अच्छी प्रोडक्ट हो, तो भी विदेशों के बायर आपके साथ व्यापार करने से डर रहे हैं। आप स्वतंत्र होने के बाद भी डर रहे, क्यों? उसको भरोसा नहीं कि भारत सरकार की नीति कब बदल जाएगी और बायर ने जो सौदा किया है वो फुलफिल नहीं होगा, पता नहीं रुपये डूब जाएंगे। भाइयों बहनों, ये इनकी स्थिति है। बीच में हमने देखा गरीबों को अन्न नहीं मिल रहा, राशन कार्ड है, गेहूं नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, केरोसिन नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ अखबारों में, टीवी पर खबरें आ रही हैं कि बोरियां की बोरियां पानी में भीग रही हैं, सड़ रही है। देश का किसान ने परिश्रम किया हुआ अन्न सड़ रहा है, तो किसी ने पीएल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया कि सारा जो अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, अगर उसको संभाल नहीं सकते हो तो गरीबों को बांट दो। ये दिल्ली की सरकार ने गरीबों को नहीं बांटा। दिन रात कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और किया तो क्या किया? भाइयों बहनों, सुप्रीम कोर्ट संवेदना के साथ ये कहती है कि अन्न गरीबों को बांटो। दिल्ली में बैठी हुई सरकार कहती है कि हम गरीबों में नहीं बांटेंगे। और किया तो क्या किया? शराब बनाने वाले जो ठेकेदार थे, उन शराब के ठेकेदारों को 65 पैसे के दाम से ये अन्न दे दिया गया। आप कहिए भाई, क्या इन पर भरोसा कर सकते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, समय का तकाजा है, समय की मांग है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आजादी के लिए शहीद होने वाले महापुरुषों ने जो सपनों संजोए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती जब देश मना रहा है, तब विवेकानंद जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस देश में से कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प करके आगे बढ़ा। इस देश को तोड़ने वाले, इस देश को कठिनाइयों में डालने वाली सारी शक्तियों को परास्त करने का संकल्प कर रहा होगा। और मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी के मित्रों को पता तक नहीं है, कांग्रेस पार्टी की हमेशा झंडा झोला लेकर के घूमने वालों को पता नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को पता रहे कि कितनी तेजी से कांग्रेस पार्टी का डिस्टोरेशन, राजी नाराजी के तराजू से हिंदुस्तान की राजनीति का विश्लेषण करने का वक्त चला गया है। अब तक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल जो एनालिसिस हुए हैं, वो सरकार के सामने या पक्ष के सामने या नेता के सामने राजी नाराजी का माहौल कैसा है उसके आधार पर हुए। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में नफरत और घृणा के मापदंड कर हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को तोला जाएगा। ऐसी नफरत, ऐसी घृणा, ऐसा गुस्सा
और देश के कोने कोने में है। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसको सुलझाने की दिशा में उन्होंने कोई प्रामाणिक प्रयास किया, 2 कदम भी चले हो। और इसलिए भाइयों बहनों, मां भारती की सेवा करने में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के लक्षावधि कार्यकर्ता अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से आने वाली हर चुनौती का सामना करते हुए विजय का विश्वास लेकर के गांव गांव, गली गली कमल खिलाने का सपना लेकर के जिस धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ और जिन्होंने सपने संजोए हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने के लिए आओ हम पूरी ताकत से काम करें, हम कोई कमी न रखें। और जो लोग अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं, उन सभी से मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है, ये मान के चलिए कि यावत चंद्र दिवाकर आपका राज रहने वाला नहीं। जो बंगाल में मेरे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उन सरकार के मुलाजिमों से मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हर एक नागरिक का अपना अधिकार होता है, उसको दबाने की कोशिश करने से कभी कोई सफलता किसको दिला नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी बंगाल का कार्यकर्ता खूंखार से खूंखार ताकतों के खिलाफ लड़ करके आज भी आगे बढ़ा है। रुकना, थकना, झुकना ये हमारा चरित्र नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। हम भाजपा के कार्यकर्ता मौत को मुट्ठी में लेकर के निकले हुए लोग, मां भारती के कल्याण के लिए निकले हुए लोग। हमें कोई चुनौती न दे, और अगर ये कोशिशें होती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी और अधिक ताकत से आगे बढ़ेगी। आजकल मैं देख रहा हूं कि मेरा कहीं पर भी कोई भाषण होता है तो यहां भाषण मेरा पूरा हो जाए उसके पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्वीट करके उसके जवाब दिए जाते हैं। ने प्रधानमंत्री कार्यालय और तुरंत, यानी अभी मेरा भाषण पूरा होकर के मैं अभी तो वहां बैठने जाऊंगा, तब तक मैं तो 2-3 चीजें छोड़ देते बाजार में, और सरासर झूठ, कौन पूछने वाला है, यही चल रहा है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, देश की जनता की समझदारी पर शक मत किया करो। ये देश की जनता को पूरी समझ है सच क्या है, दूध और पानी का पानी कैसे होता है, ये देश की जनता भली भांति जानती है। कांग्रेस की कोशिशों से कुछ निकलने वाला नहीं, और सत्य सीना तान करके प्रकट होकर के रहेगा। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। मित्रों, आपने मेरा सम्मान किया, प्यार दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। ধন্যবাদ নরেন্দ্র মোদীজি, যিনি তার ব্যস্ততার ভেতরেও আমাদের সময় দিয়েছেন।
ধন্যবাদ জানাই।